तो आज का आपका टॉपिक है ईएसआर। हम ईएसआर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईएसआर। अब ईएसआर का फुल फॉर्म पता है? करेक्ट, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। देखो इसके नाम में क्लियर है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, सेडिमेंटेशन रेट यानी कि नीचे की तरफ बैठना। हाँ, रेट यानी कितनी देर में बैठेगी, ठीक है, क्लियर। अब इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट लगाते क्यों है? तो ये जनरली आपके बॉडी में कोई भी इन्फेक्शंस होता है ना, या इन्फ्लामेशन होता है, उसको बताने के लिए होता है। एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, ठीक है, क्लियर। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, ठीक है। दूसरा, ये इन्फ्लामेशन को बताता है। आपकी बॉडी में कितना भी क्रॉनिक अक्यूट कोई भी अगर इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होगा तो ये ईएसआर रेट आपकी बढ़ी हुई आएगी, ठीक है, क्लियर है। क्लियर। अब इसका प्रिंसिपल यानी ये किस बेसिस पे है? तो प्रिंसिपल इसका ऐसा होता है, जब अपन ब्लड को एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स किया उसको और अपन एक ट्यूब में डाला वर्टिकल, यानी एकदम अपन को खड़ी रखनी है ट्यूब को ऐसे जस्ट, ठीक है, बिल्कुल हिलाना वगैरह नहीं है। और जैसे अपन डालते हैं ब्लड को, तो तुमको पता है ब्लड में प्लाज्मा होता है, ठीक है, और आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सब होती है। तो उसमें आरबीसी कितनी देर तक बॉटम में बैठेगी उस रेट को अपन काउंट करते हैं, ठीक है। तो उसका प्रिंसिपल अपन लिखते हैं। तो व्हेन वेल मिक्स्ड एंटीकोगुलेटेड blood put in vertical tube वर्टिकल यानी क्षैतिज खड़ी हुई, ठीक है, वर्टिकल ट्यूब द erythrocyte tends to fall towards bottom of tube, ठीक है। कितनी देर में वो नीचे बैठेगी, नोन एज इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, तो ईएसआर में अपन ये प्रिंसिपल है इसका, क्लियर, कोई दिक्कत? इन्फ्लामेशन के लिए, आपकी बॉडी में कैसा इन्फ्लामेशन है या इन्फेक्शन है उसको देखने के लिए सब में करते हैं। आप ईएसआर किसी में भी लगा दो, आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा तो ईएसआर की रेट बढ़ी हुई आएगी, ठीक है, यानी कि एबनॉर्मल ईएसआर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ ईएसआर। अब मैकेनिज्म ऑफ ईएसआर में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ईएसआर को अफेक्ट करते हैं। तो अपन पहले फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो रोलेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, तो फर्स्ट इसका होता है
रॉलेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। सेकंड होता है कंसंट्रेशन ऑफ फाइब्रिनोजन, थर्ड concentration of alpha and beta globulins, fourth ratio to RBC to plasma, fifth position of tube or pipette, fifth length of tube, sixth bore of tube, ठीक है। क्लियर? गलतियां पहले निकाल लो। नहीं क्लियर है? अब रॉलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है? कभी कॉइन देखा? कॉइन, एक के ऊपर एक कॉइन रख लूँ, उसको बोलेंगे रॉलेक्स फॉर्मेशन, यानी कि एक के ऊपर एक आरबीसी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रॉलेक्स फॉर्मेशन। क्लियर? समझ में आया? अब कैसे देखो, आरबीसी पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक दूसरे से आरबीसी क्या करती है? रिपेल करती है, पता है ना? प्रतिकर्षण पता है? तो रिपेल नहीं पता? आकर्षण और प्रतिकर्षण नहीं पता? अगर सेम चार्ज होगा तो रिपल्शन करेगी, और डिफरेंट चार्ज जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव है तो अट्रैक्शन। करेक्ट? क्लियर? तो आरबीसी पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो एक दूसरे से वो कंबाइंड हो नहीं सकती क्योंकि वो रिपेल करेगी। क्लियर है? तो फाइब्रिनोजन जो होता है ना, वो उस नेगेटिव चार्ज को कम करता है, तो जैसे वो उसके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है तो वैसे आरबीसी एक के ऊपर एक इकट्ठा होने लग जाती है, ठीक है। तो उससे ऐसी संरचना बनती है जैसे एक कॉइन पे एक कॉइन, तो उसको बोलते हैं रॉलेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो फर्स्ट लिखो रॉलेक्स फॉर्मेशन में अब आरबीसी बॉटम में बैठ रही है, प्लाज्मा नहीं बैठ रहा है, क्योंकि आरबीसी की डेंसिटी ज़्यादा है, घनत्व, ठीक है। तो वो नीचे बैठ जाती है और प्लाज्मा नहीं बैठता है, ठीक है। तो आरबीसी की डेंसिटी ज़्यादा होती है प्लाज्मा से, तो इस कंडीशन में देख रहे हैं अपन डेंसिटी की कंडीशन में, और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो इरिथ्रोसाइटमेंटेशन रेट के लिए, ठीक है। क्लियर है? अगर आरबीसी नीचे बैठेगी नहीं बॉटम में तो आप ईएसआर रेट काउंट ही कैसे करोगे? क्लियर? तो अगर रॉलेक्स फॉर्मेशन होगा ही नहीं तो वो नीचे बैठेगी नहीं। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है आपके ईएसआर को। सेकेंड है फाइब्रिनोजन, कंसंट्रेशन ऑफ फाइब्रिनोजन।
अब कंसंट्रेशन ऑफ फाइब्रिनोजन में आप ऐसे समझ सकते हो कि फाइब्रिनोजन ही था जो उसको न्यूट्रलाइज कर रहा था, उदासीन कर रहा था, आरबीसी को नेगेटिव चार्ज हटा रहा था उस पर, ताकि वो एक के ऊपर एक बैठ सके। तो जितना ज़्यादा फाइब्रिनोजन उतना ज़्यादा ये सार, ठीक है। तो मोर फाइब्रिनोजन मोर ये सार। डन, लिखना है, क्लियर। थर्ड इसका था कंसंट्रेशन अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन। अब तुम्हें पता है प्लाज्मा में 3 प्रोटीन होते हैं मेजर, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन, ये तो पढ़ा है। अच्छा ठीक है। तो जो ग्लोबुलिन होता है ना, उसका काम भी होता है कि है ना वो आरबीसी को न्यूट्रलाइज करे और कॉइन फॉर्मेशन को सपोर्ट करे। तो जितना ज़्यादा अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन होगा उतना ही ज़्यादा रोलेक्स फॉर्मेशन होगा और उतनी ही ज़्यादा ईएसआर होगी, यानी डायरेक्ट लिंक्ड है, ठीक है, क्लियर। अब एक और इसमें होता है प्लाज्मा में एल्बुमिन प्रोटीन। तो एल्बुमिन का काम क्या होता है, वो डिक्रीज नहीं कर पाता है नेगेटिव चार्ज को, ठीक है। तो ये इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एल्बुमिन ज़्यादा होगा तो आपका ईएसआर लो होगा, और एल्बुमिन कम होगा तो ईएसआर ज़्यादा होगा, मतलब ऐसे। यानी कि ईएसआर बढ़ा तो एल्बुमिन कम है आपकी प्लाज्मा में, और एल्बुमिन ज़्यादा है तो ईएसआर करेक्ट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, क्या है फोर्थ? अच्छा, तुमको एक चीज़ पता है कि है ना फीमेल्स में है ना ईएसआर ज़्यादा आता है और मेल में कम आता है? कभी लगाया नहीं, बट जनरली क्यों? क्योंकि फीमेल में आरबीसी कम होती है, तो कम आरबीसी ज़्यादा ईएसआर, और ज़्यादा आरबीसी कम ईएसआर। क्लियर? कैसे? अगर कम आरबीसी होगी तो वो जल्दी जल्दी बॉटम में बैठ जाएगी, तो जल्दी जल्दी काम हो गया, ठीक है। और आरबीसी अगर ज़्यादा होगी तो बॉटम में बैठने में उतना ही टाइम लगाएगी, तो कम ईएसआर, ठीक है। तो यार क्लियर है? फिफ्थ पोजीशन ऑफ ट्यूब। और पाइपेट। अब देखो, अगर तुम ट्यूब को ऐसे नहीं रखोगे स्टैंड वर्टिकल, अगर टेढ़ा रखोगे तो वो कम ट्रेवल करेगी आरबीसी, ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, क्लियर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? ऐसे पतली सी ट्यूब होती है ये सार के लिए। हटा दूं इसको?
तुम इस साइड बैठा करो, मेरा लेफ्ट हैंड है तो मेरा ध्यान उधर रहता है। अब सिक्स्थ है लेंथ ऑफ ट्यूब और पाइपेट। क्लियर? हटा दूँ इसको? अब देखो, अगर लेंथ बड़ी होगी ट्यूब की तो ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा आरबीसी को नीचे बैठने के लिए बॉटम में। ठीक है, तो इसमें भी ट्रैवल टाइम इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? सिक्स है, सॉरी सेवंथ है बोर ऑफ और पाइपेट। अब बोर यानी कि विड्थ, चौड़ाई, उस ट्यूब की चौड़ाई कितनी है, डायामीटर, गोल है ना, तो वो उसमें कितनी डायामीटर की है। अगर ज़्यादा डायामीटर होगा तो बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ आरबीसी के ना जो बनेंगे रोलेक्स, वो एक साथ नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे, तो ईएसआर कम हो जाएगा। और कम होगी बोर तो एक के ऊपर एक इकट्ठे होंगे तो ईएसआर ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? एक्चुअली जो ईएसआर अपन परफॉर्म करते हैं वो दो ट्यूब जो होती है उसमें जो मार्किंग होती है, जैसे विंट्रोब्स ट्यूब है तो उसकी मार्किंग ऐसे स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 तक होती है। ठीक है, अगर इसका बोर ज़्यादा होगा तो यहाँ आरबीसी का एक कॉइन, दो कॉइन एक साथ आके बैठेगा। ठीक है, तो कम हो गई। ठीक है, क्लियर? और अगर इसका बोर कम है तो इसके ऊपर एक के ऊपर एक तो बड़ी हुई आएगी ये सर। क्लियर? समझ में आया? तो अगर बोर ज़्यादा है तो आपकी ये सार कम होगी और कम बोर है तो आपके ये सार। क्लियर? समझ गए ना? नेक्स्ट, इसके स्टेप्स कितने होते हैं, स्टेजेस। अब इसके 3 स्टेजेस में ये परफॉर्म होती है। फर्स्ट होता है रोलेक्स फॉर्मेशन, सेकंड होता है सेटलिंग डाउन, और थर्ड होता है प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग। देखो रोलेक्स फॉर्मेशन, ये जो स्टेप होता है वो 10 मिनट्स में होता है। ये स्टेप जो होगा वो 40 मिनट्स के लिए, 30 to 40 मिनट्स। और ये जो प्रोसेस होता है वो 10 मिनट में डन होता है, यानी कि आप ये सार देखते हो पूरे 1 घंटे के अंदर। ठीक है, क्लियर है? अब रोलेक्स फॉर्मेशन यानी आपके आरबीसी के एक के ऊपर बैठने का जो फॉर्मेशन है वो आपका होता है 10 मिनट के अंदर। ठीक है, अब प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन यानी कि आपकी जो रोलेक्स बन गए हैं वो ट्रैवल करके कितनी देर में नीचे बॉटम तक आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर? और पैकेजिंग प्रोसेस ऐसे कि जैसे सेटल डाउन नीचे आए हैं वो एक एक करके कैसे इकट्ठा हो रहे हैं वहाँ पे। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक रोलेक्स आया, दूसरा आया, तीसरा आया, ये प्रोसेस तो कहलाई जाएगी सेटलिंग डाउन।
अगर अपन इसमें ही ये ऐसे पैक हो जाए तो इस प्रोसेस को बोलेंगे अपन प्रोसेस ऑफ पैकिंग। क्लियर? लिख दूँ, हटा दिया, सॉरी लिख दिया, हटा दूँ? ठीक है, तो अब इसके बाद अपन ये परफॉर्म करते हैं 3 से 4 मेथड के थ्रू। तो इसके मेथड होते हैं, फर्स्ट होता है विंट्रोब्स, सेकंड वेस्टर्न ग्रीन, थर्ड होता है माइक्रो ESR मेथड, और फोर्थ ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड जो आप मशीन से परफॉर्म करोगे, बाकी 3 मेथड जो होते हैं वो मैनुअल होते हैं, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। क्लियर? हटा दूँ? फर्स्ट है विंट्रोब्स मेथड। अब इसमें जो सैंपल लेते हैं, एक तो अपन लेते हैं EDTA और डाइऑक्सिलेट। दो एंटीकोगुलेंट इसमें यूज़ करेंगे, EDTA और डाइऑक्सिलेट। उसके अलावा तीसरा कोई भी आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो इसका टेस्ट जो आएगा वो ख़राब आएगा, रिजल्ट, टेस्ट रिजल्ट एरर आ जाएगी उसमें। क्लियर? क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए विंट्रोब्स ट्यूब दिखती कैसी है। तो विंट्रोब्स ट्यूब ऐसी होती है, एक उसकी मार्किंग होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और यहाँ से स्टार्टिंग होती है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। ऐसी ये दो मार्किंग होती है दोनों साइड। क्लियर? ठीक है, इस साइड जो मार्किंग होती है उससे अपन देखते हैं ESR, और इस साइड जो ये मार्किंग होती है उससे अपन देखते हैं PCV यानी हेमेटोक्रिट, पैक सेल वॉल्यूम। क्लियर? अब इसकी लेंथ कितनी होती है, तो लेंथ होती है इसकी 110 mm। इसकी विड्थ कितनी होती है या बोर कितना होता है, तो बोर होता है इसका 2.5 mm। क्लियर? अब इसमें क्या करते हैं, ये 0 तक है तो इसमें अपन डालते हैं एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स वाला ब्लड। कितना डालेंगे, 2 ml। यहाँ पे 0 तक 2 ml ब्लड आ जाएगा। ठीक है? क्या? ठीक है, क्लियर है? फिर अब इसको 1 घंटे के लिए लीव कर देंगे इन वर्टिकल पोजीशन। क्लियर है?
अब ये वर्टिकल पोजीशन में रखी है, तो आपको जब भी आप इसमें ब्लड भरोगे दो चीज़ें ध्यान रखनी, एक तो इसमें कोई एयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दूसरा इसमें ये एकदम वर्टिकल पोजीशन में होनी चाहिए, इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। क्लियर? तो 1 घंटे बाद अपन इसकी रीडिंग देखते हैं। क्लियर है? अब इसकी नॉर्मल रीडिंग्स कितनी आती है? हटा दूँ इसको? नॉर्मल रेंज मेल में आ जाएगी 0 to 7 mm 1 hour, जीरो टू 15 mm 1 hour। ठीक है, ये ट्यूब थी। अब नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वेस्टर्न ग्रीन, वो पाइपेट होती है। पाइपेट और ट्यूब में क्या डिफरेंस होता है? हाँ हाँ, पाइपेट और ट्यूब में क्या डिफरेंस होता है, यही क्वेश्चन है। हाँ, पिपेट और ट्यूब में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, तो वो मैंने बोल दिया। अब पिपेट और ट्यूब में क्या डिफरेंस होता है, क्वेश्चन ये पता है? पाइपेट जो होती है वो दोनों तरफ से उसका मुंह जो होता है ना, फेस, वो ओपन होता है, ठीक है, और ट्यूब एक साइड से बंद होती है और एक साइड से ओपन होती है। क्लियर है? तो सेकंड मेथड जो है अपन है वेस्टर्न ग्रीन मेथड। अब है ना, वेस्टर्न ग्रीन मेथड जो था ना, एड्स आने से पहले बहुत चला था। मतलब मोस्टली एड्स जब डायग्नोस हुआ उससे पहले, जो एड्स का जो टाइम था उससे पहले सबसे ज़्यादा ये सार अपन जो लगाते थे वो वेस्टर्न ग्रीन पिपेट की हेल्प से ही लगाते थे। उसके बाद क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इसमें जब ब्लड डालते हैं ना अपन वेस्टर्न ग्रीन पाइपेट में, तो वो माउथ के थ्रू उसकी पाइपेटिंग करनी होती है, क्योंकि अब तो ऑटोमेटेड पाइपेट आगे, पहले नहीं थे, पता है ना। तो इसलिए एड्स के बाद अपन वेस्टर्न ग्रीन मेथड को कम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर? अब वेस्टर्न ग्रीन एक पाइपेट है, क्लियर है? अब ये पाइपेट जो होती है इसकी मार्किंग होती है, जैसे इसमें 0 से 10 थी, इसकी मार्किंग होती है 0 से 200। क्लियर? तो इसकी मार्किंग होती है 0 to क्लियर? दूसरा, इसकी लेंथ कितनी होती है? तो इसकी लेंथ होती है 30 सेंटीमीटर, और इसका बोर वो होता है 2.5 mm का। क्लियर? अब इसमें जो एंटीकोगुलेंट यूज करते होता है ट्राइसोडियम सिट्रेट। क्लियर? और किस रेशियो में यूज करते हैं? तो होता है 1:4। यानी कि अगर ट्राइसोडियम अपन 0.4 ml डाल रहे हैं तो ब्लड कितना डालेंगे? 1.6 ml। ठीक है, मतलब ऐसे इसमें जो टॉप 0 से 200 मार्किंग है, 0 तक फिल होने में 2 ml ब्लड आता है, तो उसमें 1.6 ml अगर ब्लड डालेंगे तो 0.4 ml एंटीकोगुलेंट डालेंगे। क्लियर? तो फिर इसका प्रोसीजर क्लियर?
तो प्रोसीजर में सबसे पहले आप पेशेंट को बोलोगे ओवरनाइट फास्टिंग का, ठीक है, या मॉर्निंग फास्टिंग, एक चीज़ होनी चाहिए। हटा दो उसको। फर्स्ट स्टेप मॉर्निंग फास्टिंग का बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद उसका ब्लड लेंगे, तो 1.6 ml ऑफ ब्लड एंड 0.4 ml ऑफ एंटीकोगुलेंट। ले लिया अपन ने ब्लड, ठीक है। फिर उसको कहाँ, तो पुट इन वेस्टर्न ग्रीन पाइपेट्स। ठीक है, क्लियर। फिर उसको लीव इट फॉर 1 आवर। और क्या अवॉइड करना है, तो पाइपेट में ना तो एयर बबल होना चाहिए और ना ही पाइपेट को हिलाना है। वर्टिकल पोजीशन में ऐसे रखा है, 1 घंटे तक ऐसे ही पड़ी होनी चाहिए। क्लियर। हिल गए तो रीडिंग खराब हो जाएगी। देन टेक रीडिंग्स। अब इसकी नॉर्मल रेंज मेल में आती 3 से 5 mm 1 आवर, और इसमें फीमेल्स में आती है 4 to 7 mm 1 आवर। क्लियर है? कोई डाउट? मेथड परफॉर्म करना है बस। क्लीन कर दूं? माइक्रो ESR मेथड। अब माइक्रो ESR मेथड उनमें परफॉर्म करेंगे जिनमें अपन वेन पंक्चर नहीं कर सकते, यानी कि या तो इन्फेंट्स या फिर जो लंबे टाइम से आपके हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, वार्ड एडमिट पेशेंट्स, ठीक है, जिनकी वेन एकदम क्लियर नहीं दिखाई देती। समझ में आया? ठीक है, तो इसमें करते, इसमें जो ब्लड लेते हैं वो तो एक तो होता है कैपिलरी ब्लड। इसमें जो एंटीकोगुलेंट यूज़ करेंगे वो होगा हिपैरिन। या तो यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, अगर यूज़ करेंगे तो भी हिपैरिन होगा। क्लियर? इसकी जो माइक्रोपिपेट होती है वो होती है 160 mm की इन लेंथ। और 1 mm का इसका होता है बोर। वो हिपैरिन एंटीकोगुलेंट। ग्रीन कलर की वाइल देखिए। क्लियर? अब ये जो माइक्रोपिपेट होती है उसमें 2 रेड कलर की मार्किंग होती है, ठीक है। तो फर्स्ट मार्किंग तक अपन डालते हैं एंटीकोगुलेंट, ठीक है, क्लियर। और सेकंड मार्किंग तक अपन डालते हैं ब्लड। फिर उसको मिक्स करते हैं, जेंटली इन्वर्ट करना है, ऐसे ऐसे नहीं करोगे, सीधा या तो ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है, क्लियर। ठीक है, फिर उसको आप रख दोगे और उसके बाद आप इसकी रीडिंग लोगे। क्लियर? रीडिंग एकदम वेस्टर्न ग्रीन जैसी ही आएगी। तो इसका मेथड क्या है, तो फर्स्ट रेड मार्क होता है,
फिल, मैं क्या करूँ, मार्कर खराब चल रहा है। ठीक है, सेकंड रेड मार्क होगा वहाँ तक आपको फिल करना है। क्लियर? देन इन्वर्ट इट several times. Then leave it. पोजीशन क्लियर? फिर आप उसको वर्टिकल पोजीशन में रख लोगे। ये भी नहीं वाइब्रेट होनी चाहिए और एयर बबल भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो सेम एज अ वेस्टर्न ग्रीन की तरह होती है। क्लियर? यानी कितनी होगी मेल्स में 3 to 5 mm 1 आवर के लिए, और 4 to 7 फीमेल में 1 आवर के लिए। क्लियर? अब ये सार लगाते क्यों हैं, जो तुमने पहला क्वेश्चन पूछा था, बताओ। मैंने बताया ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, कोई भी इन्फ्लामेशन डायग्नोसिस करेगा। तो कोई भी, जैसे तुम्हारी बॉडी में बहुत लंबे टाइम तक कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है, ठीक है, तो वो क्रॉनिक इन्फेक्शन जो है वो डायग्नोस करने का काम करता है ESR। ठीक है, यानी आपकी बॉडी में थोड़ा सा भी कोई भी इन्फ्लामेशन होगा ना, तो उस ESR में डिटेक्ट हो जाएगा। अब ESR ये नहीं बता सकता कि तुमको इन्फेक्शन कौन सा है, कुछ भी हो सकता है, माइलोमा हो सकता है या आर्थराइटिस हो सकता है। सुना हुआ है ना आर्थराइटिस? हाँ, नहीं, कोई भी आपकी बॉडी में जब भी कोई भी इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होगा ESR बता देगा आपको। क्लियर? तो आप ये